नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि जब न होगी निरोगी काया, धरी रह जाएगी सब माया। ये सच है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ न हो, जीवन स्वस्थ न हो, तो फिर जितने भी खुशियों के साधन हैं, जितनी भी समृद्धि है, सब व्यर्थ है। इसीलिए जब कभी हम बीमार पड़ते हैं, किसी न किसी उपचार पद्धति का सहारा लेकर हम स्वस्थ होने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन मन में सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसी उपचार पद्धति है जो अपने आप में किसी औषधि सा काम करे या फिर दवा से ज्यादा वो असरकारी हो। कहते हैं कि फिजियोथेरेपी ऐसी ही उपचार पद्धति है। आइए जानते हैं कि क्या है फिजियोथेरेपी और इसके माध्यम से किस तरह के रोगों का निदान संभव है। इन सवालों के जवाब के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है महारानी अस्पताल जगदलपुर में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में पदस्थ डॉक्टर विनय सोनपिपरे जी को। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न यही है कि अगर आम आदमी ये समझना चाहे चिकित्सक के शब्दों में कि फिजियोथेरेपी क्या है, तो क्या कहेंगे आप? सर, फिजियोथेरेपी एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिससे हम विभिन्न प्रकार के परेशानी, जैसे कि मांसपेशियों से संबंधित परेशानी, जैसे एक्यूट इंजरी जैसे होती है जिसमें मांसपेशियों में सूजन आती है, उनका निदान, उनका इलाज, हड्डियों के टूटने के पश्चात अगर किसी प्रकार का जॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव आने की वजह से मूवमेंट कम होता है तो उनका इलाज, और नर्वस सिस्टम से संबंधित जैसे लकवा होता है तो लकवे का इलाज करके हम उनके व्यक्ति को, किसी मरीज को हम एक डेली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम उनको बनाते हैं। जी। अब इन सारी बातों को एक एक करके हम सवाल के रूप में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये कि अगर हड्डियों की बात करें, देखिए आम लोग ये समझते हैं कि केवल खिलाड़ियों के इलाज के लिए ही फिजियोथेरेपी जो है वो कारगर है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी के जीवन में हड्डियों से संबंधित किस तरह की मुश्किलें, किस तरह के रोगों का निदान फिजियोथेरेपी से किया जाता है? सर, हड्डियों से संबंधित सबसे मोस्ट कॉमन है कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस को इसमें आम बोलचाल भाषा में गठिया भी कहते हैं। जी। यह मुख्यतः महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है और वेट बियरिंग जॉइंट जैसे कि नी जॉइंट, मतलब जहाँ पर वजन पड़ता है। हाँ जी, शरीर का वेट बियरिंग जॉइंट, जहाँ वजन, पूरे शरीर का वजन पड़ता है और सबसे ज़्यादा शरीर का वजन हमारे नी जॉइंट पे ही पड़ता है, तो उसमें देखने को मिलता है। और फिजियोथेरेपी द्वारा सर्वप्रथम ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है, जैसे पेशेंट जब आया तो उसको दर्द है, दर्द के साथ साथ सूजन है, तो हम सबसे पहले यह करते हैं कि उनका सूजन और दर्द कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के थेरेपी होते हैं, जैसे पैराफिन वैक्स बात हो गया या IFT या टेंस के माध्यम से हम उनके दर्द को और सूजन को कम करने की कोशिश करते हैं। दर्द और सूजन कम होने के पश्चात हम उनको एक्सरसाइज के मोड पर ले जाते हैं और एक्सरसाइज में से विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं जिनके माध्यम से जो नी जॉइंट के आसपास की मांसपेशी हैं उनको मजबूती प्रदान करते हैं, ताकि वह जो शरीर का जो वजन सीधा उनके जॉइंट पे पड़ रहा है वो कम से कम पड़े और उनको भविष्य में होने वाली और अन्य समस्या है उनसे बचाया जा सके। जी। तो ये तो आपने बताया कि गठिया में मतलब जिन हड्डियों पे ज़्यादा वजन पड़ता है शरीर का, उसमें अगर कोई तकलीफ हो तो ये होता है कि अगर हड्डी टूटती है, कई बार दुर्घटना हो जाती है, तो क्या उस समय भी फिजियोथेरेपी का सहारा लिया जा सकता है? जी। हड्डी टूटने के पश्चात या जैसे प्लास्टर करवाते हैं या फिर मेटल इम्प्लांट होता है, उसके बाद होता है कि कुछ जॉइंट्स में मूवमेंट कम हो जाते हैं जिसको जॉइंट स्टिफनेस कहते हैं। तो उसका जो एडिशन है उसको लूज करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की पद्धति होती है जिसे हम मोबिलाइजेशन कहते हैं। उसके द्वारा हम रेगुलर मोबिलाइजेशन देके उनका जो जॉइंट है उनका रेंज बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। जी। अच्छा, गठिया की बात आपने की थी तो एक सवाल मन में अभी उठा है कि कई बार देखते हैं कि शल्य क्रिया, ऑपरेशन की नौबत आ जाती है और अक्सर लोग इससे घबराते हैं और घुटनों का जो ऑपरेशन कराना नहीं चाहते, घुटनों में दर्द के बावजूद। तो क्या इस स्थिति से बचा जा सकता है अगर हम फिजियोथेरेपी का उपचार जो लें? जी, बिल्कुल बचा जा सकता है। एक्चुअली समस्या वहीं आ रही है कि जब हम मांसपेशियों में मजबूती की कमी की वजह से गठिया मतलब ऑस्टियोफाइट जनरेशन चालू हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम उससे बचने के लिए हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे,
वो भी वेल ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा जो मतलब जो उनके द्वारा जो सुझाव दिया जाता है, जी हाँ। और घर में जो रेगुलर उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है कि आपको ये करना है, आपको किस किस चीज़ों से आपको बचना है, जी इन हाँ। सब चीज़ों को प्रॉपरली ध्यान रखेंगे तो भविष्य में होने वाली जो समस्या है जो बढ़ सकती है उससे बचा जा सकता है। मतलब ये कि स्वयं निर्णय न करें कि हमें कौन सा व्यायाम करना हाँ है। जी। मतलब कोई फिजियोथेरेपिस्ट अगर बताता है कि ये अमुक व्यायाम आपको करना है जी और इस पद्धति से करना है तो ही करें। जी जी जी, ये सावधानी जरूरी है। सावधानी अच्छा, जरूरी और है। किस तरह की सावधानी की जब बात निकली है जानना चाहेंगे, जी। किस तरह की सावधानी रखें जिससे कि हड्डियों के रोगों से बचा जा सके? सावधानी में सबसे पहला तो सावधानी में रखा खान पान तो बहुत ज़रूरी है। जी। हमारा जो डाइट है बहुत सही होता है, किसी प्रकार का नशा, अल्कोहल जी। या धूम्रपान, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे इम्पेक्ट करती ही है। जी। तो इन सब चीज़ों से बचना ज़्यादा उचित होगा। और रेगुलर एक्सरसाइज तो है, रेगुलर आप वॉक करिए, जी। मॉर्निंग वॉक करिए, और साथ साथ में छोटी मोटी एक्सरसाइज कीजिए, मांसपेशियों का स्ट्रेचिंग करिए। जी। मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग करने से होगा ये कि हमारी मांसपेशियों का लचीलापन बना रहेगा, जी। और लचीलापन बना रहेगा तो फिर तकलीफें कम रहेंगी। डॉक्टर साहब, इन दिनों देखने में ये आ रहा है कि बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि उनकी कमर में दर्द है और फिर बाद में पता चलता है कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जो है वो है उनको। तो क्या फिजियोथेरेपी में स्लिप डिस्क का उपचार संभव है? जी, स्लिप डिस्क बेसिकली होता ये है कि रीढ़ की हड्डियों के बीच पे एक गत्तेदार डिस्क होता है, जी। जो जिसका बाहरी आवरण कठोर और अंदर का जो आवरण थोड़ा सा नरम होता है। जी। तो बाहरी आवरण की कमजोरी की वजह से अंदर का जो नरम वाला आवरण हिस्सा है जी। वो बाहर की ओर थोड़ा आने लगता है। तो इसकी वजह से बहुत सीवियर पेन, कभी किसी किसी को पैरों में झुनझुनी, ये समस्या देखने को मिलती है। कई बार तो चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। हाँ जी। 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 तो वो दर्द, हम जब पेशेंट आता है तो हम वो कंडीशन देखते हैं, चाहे, और कंडीशन देखने के लिए सबसे पहले तो हमको एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम जाते हैं। अगर बल्जिंग के कंडीशन पे आया है तो हम विभिन्न प्रकार के मॉडलिटीज़ यूज करके, जैसे ट्रैक्शन या फिर अदर पेन, मतलब दर्द कम करने के लिए जो मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं हम, वो यूज़ करके सबसे पहले हम दर्द कम करते हैं। और दर्द अगर कम हो जाता है तो फिर हम एक्सरसाइज के मोड पर आते हैं। अच्छा। एक्सरसाइज के मोड पे हम आते हैं तो उनकी जो पैरास्पाइनल जो मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथ करते हैं। अच्छा जी, उसमें ताकत आती है। जी, तो जब पैरास्पाइनल मसल्स, जब इसमें मांसपेशियों में उनकी ताकत आने लगती है तो फिर वो प्रोटेक्ट करके रखता है उस हिस्से को, उस वर्टिब्रा को। तो जो समस्या है वो कम हो जाती है, और भविष्य में अगर समस्या बढ़नी भी वाली होगी तो वो उससे भी बच सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करके। मतलब सुधार तो होगा ही लगातार। हाँ, जी। और किसी भी स्थिति में मतलब दशा और नहीं बिगड़ेगी। दशा नहीं, मतलब ये कि सहारा लिया जा सकता है, उपचार संभव है फिजियोथेरेपी में। जी, ये बिल्कुल संभव है। जी। कहते हैं कि फिजियोथेरेपी में तो पुरानी से पुरानी चोट भी अगर है तो उसका भी इलाज हो जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? सर, पुरानी से पुराने चोट पे इलाज संभव है। मैंने बताया कि कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी समस्या कैसी है। जी हाँ। जैसे फ्रोजन शोल्डर एक कॉमन आज के डेट में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको काफ़ी लंबे टाइम से डायबिटीज से ग्रस्त हैं, तो उन पेशेंट्स में कंधे के जकड़न कॉमन काज है, जिसकी वजह से वो अपना कंधा उठा नहीं पाते हैं। तो उसका इलाज भी फिजियोथेरेपी के द्वारा संभव है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था स्लिप डिस्क के बारे में। तो स्लिप डिस्क भी कभी कभी क्या होता है, काफ़ी लंबे टाइम से तकलीफ देती है मरीजों को, तो उसका इलाज भी हम कर सकते हैं। तो यही बात है कि लंबे समय तक व्यक्ति जो है वो तकलीफ सहन करता है, लेकिन किसी भी चिकित्सक के पास नहीं पहुंचता, उसको अवॉइड करते हैं। तो अगर इस तरह से नज़रअंदाज करते हैं, जैसे पुरानी चोट है, इसका मतलब जब चोट लगी तब इलाज नहीं किया गया, तो ये स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या इस तरह का नज़रअंदाज करना ठीक है, या फिर समय रहते ही चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए? ज़्यादा अच्छा है कि आप समय रहते चिकित्सक के पास पहुंचे। समय रहते चिकित्सक के पास पहुंचेंगे तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो आपको बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं। और लेट करेंगे तो फिर ऑप्शन कम हो जाते हैं। जितना ऑप्शन कम होगा आपके पास, आपकी तकलीफें बढ़ने लगेंगी उतनी ज़्यादा। मतलब तकलीफ भी सहन करेंगे और उपचार में भी देरी होगी। उपचार में भी देरी होगी। जी हाँ। मतलब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उपचार में भी देरी होगी और
समस्या का जो इलाज है उसमें हाँ। बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब उन समस्या को इलाज होने में भी काफ़ी समय लग जाता है। जी हाँ। जी। और सबसे बचना है तो सही समय पर चिकित्सक के पास पहुंचना जरूरी है। अच्छा, कहते हैं कि फिजियोथेरेपी में जी। हृदय रोगी जो हैं जी। उनके लिए भी अपार संभावनाएं हैं। जी। तो ये किस स्थिति में ऐसा होता है कि वो फिजियोथेरेपी की मदद लेते हैं जी। और कितना उनका मतलब स्वास्थ्य जो है बेहतर होता है इसके माध्यम से? जी, फिजियोथेरेपी में एक पार्ट होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी का। चेस्ट फिजियोथेरेपी? जी, चेस्ट फिजियोथेरेपी जी हाँ। एक पार्ट होता है जिसमें कार्डियोपल्मरी रिहेबिलिटेशंस का एक वो हमारा एक वो अलग वो सब्जेक्ट है। जी हाँ। तो उसमें बेसिकली जैसे दिल से संबंधित, जैसे किसी का बाईपास ग्राफ्टिंग हुआ है, जी हाँ। ठीक है, उनको समस्या ये होगी कि उनका रक्त संचार प्रॉपरली नहीं होगा, तो वहाँ पर जो वेल ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट जो उस हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, जी हाँ। उस हॉस्पिटल में वेल ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, उस एरिया में बेड साइड एक्सरसाइज करवा के, या विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं, मतलब जी हाँ। कंडीशंस के हिसाब से वो एक्सरसाइज होती हैं, तो उससे जो मांसपेशियों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सुचारू रह सके, जी हाँ। इसलिए वो एक्सरसाइज रेगुलर करवाते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर हृदय का रोग है जी। और ऑपरेशन हो चुका है जी। तो फिर शायद फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है, ऐसा आम धारणा एक रहती है, लेकिन इसमें बहुत जरूरी है। जी, जैसा जी, आपने बताया जी, जी। कि अगर हम और बेहतर जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो बहुत जरूरी जी। है। जी। हाँ, मैंने बताया ना कि दिल की समस्या के हिसाब से, मतलब उनकी जी जो हाँ। समस्या उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि हमको किस तरह का एक्सरसाइज या किस तरह की फिजियोथेरेपी की जरूरत है। वो टोटली वो जी हाँ। कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता तो है। ये अलग अलग मरीजों के लिए हाँ। आयु वर्ग के हिसाब से या फिर लिंग के अनुसार किस तरह से आप लोग तय करते हैं कि किसको किस तरह का उपचार देना है? सीवीआरटी और जी। आयु के वर्ग के हिसाब से, अच्छा। मतलब मरीज की मतलब समस्या कितनी बड़ी है जी। और उनकी आयु कितनी है, वो दोनों ही जरूरी है। तो इन दो आधार पे तय करते हैं। जी। मेल फीमेल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा। पर ये ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि लकवा की बात आपने कही थी। जी। तो अगर लकवाग्रस्त कोई व्यक्ति होता है जी। तो उसको देखते हैं कि बहुत परेशानी में होता है वो, जी। और तमाम तरह की उपचार पद्धतियां कई बार देखते हैं कि वो लोग देसी इलाज के नाम पर जी। एक मतलब अलग ही रास्ते पर चले जाते हैं। तो क्या अगर फिजियोथेरेपी की तरफ वो लोग आए जो लकवे के रोगी हैं जी। तो कितना लाभ होगा, कितना निदान संभव है? सर, लकवा बेसिकली पैरालिसिस के बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। जी। लकवा जो है वो दो प्रकार से मूल बोलते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। जी। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन मतलब ब्रेन से संबंधित किसी समस्या की वजह से, चाहे उच्च रक्तचाप की वजह से अगर ब्रेन हेमरेज आ गया या जी फिर हाँ। क्लॉट हो गया किसी प्रकार का, तो उसकी वजह से जो लकवा आता है जी। वो शरीर मोस्टली देखने को मिलता है कि हाफ साइड आता है, एक साइड आता है। जी। ठीक है, उस कंडीशंस। और दूसरा होता है एक लोअर मोटर, जिसपे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसे किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया जी। तो उससे पैर हाथ में किसी प्रकार के लकवे हो जाते हैं, तो वो एक कंडीशंस होती है। जी। तो लकवे का इलाज फिजियोथेरेपी में संभव है सर, लेकिन वही चीज़ें विंडो पीरियड होना बहुत ज़रूरी है। विंडो पीरियड मतलब कि शुरुआत से ही अगर शुरुआत होती है फिजियोथेरेपी की, समस्या की शुरुआत से अगर शुरुआत हो रही है फिजियोथेरेपी की, तो फिर उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होगा पेशेंट में, जी। और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करके अपना रेगुलर लाइफ स्टाइल है वो कर सकता है। जी हाँ। तो यहाँ पर सभी दर्शकों से जरूर कहना चाहेंगे कि हर स्थिति में जब भी आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई व्याधि है या शरीर का कोई अंग निष्क्रियता की ओर बढ़ रहा है, तो तुरंत ही चिकित्सक के पास आप पहुंचे और फिजियोथेरेपी में आपके लगभग सारे जो रोग हैं उनका निदान संभव है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि समय रहते जो है वो पहुंचना चाहिए। जी। मतलब कभी भी लगे कि कोई अंग जो है अगर निष्क्रिय हो रहा है तो उसको हम नजरअंदाज ना करें। और हाँ। सबसे पहले अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जी। मेडिकल फैसिलिटी में अभी इंडिया जो है बहुत तरक्की कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो हमको सबसे पहले तो यही ध्यान देना है कि अपने पास अगर आसपास कोई चिकित्सक है, हॉस्पिटल है, तो वहां जाकर सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार करिए। कंडीशंस डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर देखने के बाद भी आगे डिसाइड करेंगे कि आगे करना क्या है। तो आप नीम हकीम खतरे जान वाले काम ना करें। वेल प्रोफेशनल्स जो होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास ही जाइएगा। जी हाँ। शासन ने तो हर स्तर पर, मतलब यहाँ तक कि ग्रामीण स्तर पर एक एक गांव में कोई ना कोई स्वास्थ्य कर्मी जो है वो वहां पर उन्होंने पदस्थ किया हुआ है। तो आज अगर लोग चाहें कि बेहतर इलाज चाहते हैं तो किसी न किसी स्वास्थ्य कर्मी के संपर्क में वो जरूर आए। जी। अच्छा, बताइए मुझे, अस्थमा के बारे में बात करेंगे आपसे
कि अस्थमा का रोग हम देखते हैं कि लोगों को लगता है कि इसके लिए किसी मतलब चिकित्सक के पास पहुंचे और चिकित्सक भी ऐसा हो, मतलब फिजियोथेरेपी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है कि फिजियोथेरेपी से दूर रहकर ही अस्थमा का इलाज जो है हो सकता है, या फिजियोथेरेपी में भी इसकी संभावना है? जी, संभावना अस्थमा में है। एक्चुअली अस्थमा सीधे सीधे बात है सांस की तकलीफ का। जी हाँ। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया चेस्ट फिजियोथेरेपी का। अच्छा। ठीक है, तो सांस की तकलीफ दूर करने के लिए हमारे पास चेस्ट फिजियोथेरेपी के पार्ट में जी। वो कहते हैं वो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं। अच्छा जी जी। पोस्चरल एक्सरसाइजेज होते हैं, जो पोस्चरल एक्सरसाइजेस और पोस्चरल पैटर्न होते हैं, जिसकी वजह से जो सांस की तकलीफ अगर मरीजों को हो रही है तो उसमें थोड़ा आराम मिलता है। ठीक है, और ब्रीदिंग है उनका जो ब्रेथलेसनेस है वो भी इम्प्रूव होता है। मतलब सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो व्यायाम के द्वारा बेहतर की जा सकती है, या शरीर को ऐसी अवस्था में लाया जाता है जहां पर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जो है प्राणवायु ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करे। जी जी जी, क्योंकि प्राणवायु लेने के लिए अगर हमारा जो लंग्स है वो वर्क कर रहा है तो वो रेस्पिरेटरी मसल्स की वजह से कर रहा है। तो हम अगर उस मसल्स को ही एक्टिवेट कर दें तो फिर सिंपल सी बात है कि वो ब्रीदिंग जो पैटर्न है वो सुधर जाएगा और सांस की तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब व्यायाम जो है बहुत लाभकारी है ऐसी स्थिति में। जी जी। हाल ही में हम लोगों ने कोविड-19 एक बहुत ही ऐसी महामारी को फेस किया है। जी हाँ। जिसमें सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा होने लगी थी। जी। इस सांस की तकलीफ में भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा करवाया गया, इससे बहुत सारे मरीजों को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। जी हाँ, क्योंकि देखा है कि लोग उस समय जो है सांस की तकलीफ से तो जूझ रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए यहाँ वहाँ जो है बहुत भाग दौड़ थी। जी जी जी। तो उस वक्त भी मैं ड्यूटी कर रहा था कोविड के टाइम में, तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बहुत सारे मतलब पैटर्न थे, अन्य माध्यम से उन लोगों तक वो पहुंचाते थे। तो बहुत सारे जिनका अब एक पैटर्न बना हुआ था 93 SpO2 के नीचे आया मतलब दिक्कत है, तो हम उनको वो तो बताते भी थे और साथ में SpO2 उनका बढ़ा रहे इसलिए कुछ एक्सरसाइज रेगुलर करवाते थे, उससे उनको बहुत लाभ मिला। तो निश्चित ही स्वास्थ्य विभाग का और कहें कि पूरे प्रशासन का, शासन का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उस समय कि जब उन्होंने लोगों में जागृति लाई और साथ ही साथ एक बेहतर उपचार की पद्धति जो है लोगों को दी है। एक प्रश्न आपसे ये कि गर्भावस्था की अगर बात करें, कहते हैं कि गर्भावस्था में अगर व्यायाम किया जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों को लाभ होता है। तो फिजियोथेरेपी किस तरह के व्यायाम की सलाह देता है और अपनी शरण में आई गर्भवती महिलाओं को किस तरह से बेहतर एक स्वास्थ्य प्रदान करता है? गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रूप से काफ़ी बदलाव होता है, वजन का बढ़ना और साथ में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से मांसपेशियों में कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता ही है। तो गर्भावस्था के दौरान हमारे द्वारा कुछ एक सेलेक्टेड एक्सरसाइजेज होते हैं फिजियोथेरेपी की, जिसमें कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज के माध्यम से हम गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उनको काफ़ी लाभ दे सकते हैं। अच्छा बताइए मुझे, क्या रोगी को ही फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए या स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए भी फिजियोथेरेपी के माध्यम से अपनी जो बेहतर दिनचर्या उसको बनाए रख सकता है? सर, फिजियोथेरेपी और जो रेगुलर जो आपका जो एक्सरसाइज होता है वो दोनों एक संपूरक कहूँ तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही है कि मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना ताकि व्यक्ति को कम से भविष्य में होने वाली बीमारियों से और समस्याओं से हम उनका बचाव कर सकें। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि हमको सब एक्सरसाइज तो करना ही है, मॉर्निंग वॉक चाहे आप मॉर्निंग में करो इवनिंग में करो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग से पहले जो वार्म अप कूल डाउन और स्ट्रेचिंग, मसल्स की जो स्ट्रेचिंग है वो बेहद ज़रूरी है। ये सब चीज़ मसल्स की स्ट्रेचिंग करने से जो हमारे मसल्स के जो लचीलेपन है वो बने रहते हैं और वार्म अप और कूल डाउन करने से हमारे मसल्स में जो फटीग की जो संभावना होती है जिसकी वजह से मांसपेशियों में ऐंठन या मांसपेशियों में छोटी मोटी जो क्षति होती है उससे हम बच सकते हैं और भविष्य में आने वाली समस्याओं से भी बच सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, आजकल की जो दिनचर्या है उसमें देखते हैं कि लगातार एक ही अवस्था में बैठ करके लंबे समय तक लोग काम करते हैं। अगर किसी जगह पर खड़े होकर काम करें तो खड़े हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो कई बार दिन भर बैठे रह जाते हैं।
जी। तो ऐसी अवस्था से बचना चाहिए और किस तरह की मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए, सर- कैसी गति होनी चाहिए? एक्चुअली होता ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है बहुत बदल गया है। जी हाँ। सबसे बड़ा जो फोन, मोबाइल फोन जो हम पकड़ कर लेट कर जो यूज़ करते हैं, जी हाँ। उससे सबसे ज़्यादा आज के डेट में हमारे पास पेशेंट भी ऐसे आ रहे हैं जिनको सर्वाइकल का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मोस्टली यंग जी हाँ। जिनकी उम्र 30 के आसपास है वैसे भी आ रहे हैं। बस यही प्रश्न मैं जी, पूछना चाहता जी। है कि जो सर्वाइकल जो प्रॉब्लम आ रही है, जी, जी। ठीक है, जिसमें गर्दन की हड्डी जो है हम्म। वो बड़ी दर्द करती है और जी। लंबे समय तक ये दर्द बना रहता है और धीरे धीरे दर्द बढ़ता हुआ पूरे शरीर तक पहुंचता है। जी। तो किस तरह का व्यायाम इसमें किया जाए, कैसी स्थिति में बैठा जाए, कितने समय तक एक अवस्था में रहा जाए, बताइए। सर्वाइकल की समस्या के लिए विभिन्न प्रकार के आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज होते हैं जी। और वो आपके नज़दीकी फिजियोथेरेपी जो क्लिनिक हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ अब तो सभी लगभग प्रायः हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है फिजियोथेरेपी की सुविधा। तो वहाँ जाके आप अपनी समस्या बताइए और वहाँ पर अपना जो भी एक्सरसाइज है वो सीख सकते हैं। जी। और दूसरा चीज़, आप समस्याओं से बचने के लिए हमें अपना जो लाइफ स्टाइल है, जैसे अपन सोते हुए फ़ोन यूज़ करते हैं, जी हाँ। वो सबसे घातक होता है। ऊंचा तकिया लगाते हैं, वो ज़्यादा घातक होता है। और लंबे टाइम तक बैठना मोस्टली ऐसा, मतलब स्टैंडर्ड माना जाए तो ऐसा रिसर्च में कहा जाता है कि आप 30 से 45 मिनट के आसपास बैठिए। अच्छा। और उसके बाद फिर कुछ कदम वॉक करिए 5-7 मिनट का, उसके बाद फिर अपना रेगुलर जो वर्क है वो कर सकते हैं। जी हाँ। तो मतलब किसी व्यवस्था में हमको लंबे समय तक नहीं रहना है। जी। अच्छा, कई बार देखने में आता है कि लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचते हैं, जी, ठीक, और इलाज की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन जब थोड़ा बेहतर लगने लगता है, थोड़ा स्वस्थ महसूस करते हैं, तो वो बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं। क्या दुष्परिणाम होते हैं और करना क्या चाहिए? सर, ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे कोई मरीज आया, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ तो फ्रोजन शोल्डर या स्लिप डिस्क का ही कोई मरीज आया। जी हाँ। उसका फिजियोथेरेपी रेगुलर कुछ दिन करवाया, उसके बाद उसको आराम मिल गया। जी। ठीक है। 70 to 80% आराम मिलने के बाद हमने उसको कुछ प्रोटोकॉल बताया, होम प्रोटोकॉल, कि आपको यह एक्सरसाइज करना है, आपको वजन चीज उठाने का जो तरीका है वो बताया जाता है। जी हाँ। झुकना कैसे है, सीढ़ी पे चलना कैसे है, अच्छा। है ना, और बैठना कैसे है, जो मतलब जो भी अपना प्रोटोकॉल है, और जो कुछ एक्सरसाइजेज भी बताए जाते हैं घर पे जो आपको करना है। अगर वो चीज़ अवॉइड करते हैं तो समस्या आगे दोबारा आने का चांसेस बढ़ जाता है। जी। ठीक है। तो उन समस्याओं से बचना है तो आपको फिजियोथेरेपी आने के बाद या आने के पहले जी हाँ। भी आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। सुझाव में मैं यही दूंगा कि फिजियोथेरेपी अगर आप किसी समस्या से ग्रसित है और आपको आराम मिल गया है, तो उसके बाद भी आपको घर पे जो फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताया गया जो ध्यान उपचार है और सावधानी है वो बिल्कुल रखनी चाहिए। डॉक्टर वीना जी, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में कि फिजियोथेरेपी और हमारा स्वास्थ्य जो है जी, इसके माध्यम से उन तमाम सवालों के आपने जवाब दिए जो मन में रह रहकर उठते थे फिजियोथेरेपी को लेकर के, और ये बताया कि किस तरह से फिजियोथेरेपी के माध्यम से जो बड़े रोग हैं जीवन में उनसे भी बचा जा सकता है, और अगर रोग हो जाता है तो उसके बाद उपचार में वो कितने सहायक है। इन सभी बातों के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आज हमने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विनय सोनपिपरी जी से आपकी मुलाकात करवाई और ये बताया कि किस तरह से फिजियोथेरेपी के माध्यम से विभिन्न रोगों का निदान किया जा सकता है। जरूरी ये है कि हम समय रहते चिकित्सक के पास पहुंचे और चिकित्सक के बताए हुए हर सुझाव का अमल करें। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।